साथियों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं पुनः आपके बीच में ग्राम सभा के बारे में जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मैंने अपने पहले वीडियो जो कि ग्राम पंचायत की अस्थायी समितियों से संबंधित है उसमें वादा किया था कि मैं लेकर के आऊँगा सीरीज पंचायतों पर। तो उसी के अनुक्रम में ये दूसरा भाग है जो मूलतः ग्राम सभा की स्थापना, कार्य, दायित्व पर आधारित है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग ग्राम सभा के बारे में समझते हैं। ग्राम सभा किसको कहते हैं? तो हम लोग कॉमन वर्ड यूज करते हैं कि किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर मतदाता सूची में दर्ज नामों के या नागरिकों के समूह को हम ग्राम सभा कहते हैं। और कुछ इसी प्रकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में परिभाषित भी किया गया। कैसे परिभाषित किया गया है? तो अगर हम भारतीय संविधान को कहें तो क्या लिखा है? लिखा है कि ग्राम सभा का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रित व्यक्तियों से गठित निकाय से है। यही शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डिफिनेशन क्लाज में है और यही उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 2G डिफिनेशन क्लाज में है। अंतर क्या है कि जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 2G है उसमें यह जोड़ दिया गया कि धारा 3 के अंतर्गत गठित निकाय से। तो धारा 3 क्या कहता है? धारा 3 कहता है कि राज्य सरकार अधिसूचना के माध्यम से गांव या गांव के समूह को ग्राम सभा घोषित कर सकती है। प्रतिबंध यह है कि जिस गांव की जनसंख्या अधिक होगी उसी के नाम पर ग्राम सभा का नाम पड़ेगा। अब सवाल यहाँ पे उत्पन्न होता है कि गांव क्या है? तो अगर हम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम का संदर्भ लें तो डिफिनीशन क्लास में 2T में यानी 2(9) में परिभाषित किया गया और भारतीय संविधान के 243G में भी इसको परिभाषित किया गया डिफिनीशन क्लास। तो क्या परिभाषित किया गया है? जो उत्तर प्रदेश में परिभाषित किया गया है वो यह परिभाषित किया गया है कि गांव से तात्पर्य जिस जिले में स्थित है उस जिले में राजस्व अभिलेख में गांव के रूप में उसका नाम दर्ज हो। पहला चीज। और राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए साधारण या असाधारण आदेश के माध्यम से किसी गांव को गांव घोषित कर सकती है, किसी क्षेत्र को गांव घोषित कर सकती है। तो अगर हम कहें कि ग्राम सभा क्या है तो ग्राम सभा वो है जो मतदाता सूची में किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर नागरिक हैं या वोटर हैं उन सभी के समूह को ग्राम सभा कहते हैं। यह एक निकाय है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में भी स्पष्ट वर्णित है, भारतीय संविधान में भी डिफिनेशन क्लास में स्पष्ट वर्णित है कि यह एक निकाय है, बॉडी है। इंग्लिश में बॉडी शब्द यूज किया गया। जबकि ग्राम पंचायत के लिए क्या कहा गया? यह एक इंस्टीट्यूशन है, स्थानीय स्वायत्त शासन की एक इकाई है। कैसी इकाई है? एग्जीक्यूट करने वाली इकाई है। तो इंस्टीट्यूशन के रूप में ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया। हम इस वीडियो के अंत में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ग्राम सभा पर फोकस करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ग्राम सभा को काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक बैठक करना पड़ेगा। तो बैठक के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धारा 11(1) में प्रावधान है कि वर्ष में 2 बैठकें होंगी। 2 बैठकें, एक रबी की फसल कटने के बाद, एक खरीफ की फसल कटने के बाद।
पहली बैठक को रबी की बैठक कही जाएगी और दूसरी बैठक को खरीफ की बैठक कही जाएगी। दूसरा, यह बैठक कहाँ होगी? तो लिखा है कि ग्राम सभा की बैठक साधारणतः उस गांव में होगी जहां पे उसका कार्यालय स्थित है। ठीक है। दूसरा कि आवश्यकता पड़ने पर कभी भी ग्राम सभा की बैठक बुलाई जा सकती है। तो विशेष बैठक बुलाने की क्या प्रक्रिया? मान लीजिए, एक तो प्रधान को अधिकार है कि ग्राम सभा की साधारण बैठक के अलावा विशेष बैठक बुला ले। दूसरा, अगर मान लीजिए कि ग्राम प्रधान बैठक नहीं बुलाता है तो क्या ग्राम सभा अपना काम नहीं करेगी? नहीं, ऐसा बात नहीं। ग्राम सभा के 1/5 सदस्य, यानी कि ग्राम सभा में जितने सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा, सदस्य की बात हो रही है, यानी जो जिनका वोटर लिस्ट में नाम, अगर 1/5 या 20% प्रधान को लिखित रूप में देते हैं तो प्रधान को 30 दिन के अंदर बैठक बुलानी ही पड़ेगी। अगर मान लीजिए प्रधान इस के बावजूद भी लिखित आवेदन के बाद भी बैठक नहीं बुलाता है तो 1/5 सदस्य विहित प्राधिकारी, यहाँ पे एडीओ पंचायत है, उसको आवेदन नहीं, और उसकी जिम्मेदारी बनती है कि ग्राम सभा की बैठक बुलाए जाए। तो आप देख सकते हैं कि ग्राम सभा में मनमानी नहीं चल सकती। मनमानी इन द सेंस कि प्रधान चाहे कि मनमानी कर दें, और ग्राम सभा के लोग जागरूक हैं, सतर्क हैं, तो ग्राम सभा बैठक बुला सकती है। अब दूसरी बात यह है कि ग्राम सभा की बैठक की सूचना कितने दिन पहले दी जाएगी? तो ग्राम सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पहले दी जाएगी। सूचना में क्या क्या उल्लेख होगा? सूचना का तरीका क्या होगा? तो सूचना का तरीका होगा डुगडुगी पिटवा करके और गांव के सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करा करके। उसमें सूचना क्या होगी कि बैठक कब होगी, कहाँ होगी, किस तारीख को होगी और बैठक का एजेंडा क्या होगा। अब जाहिर सी बात है कि जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और ग्राम सभा बैठक करने जाती है तो ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम कितना होगा? तो ग्राम सभा की बैठक का कोरम कितना होगा? 1/5। यानी कि अगर ग्राम सभा की बैठक में 1/5 लोग उपस्थित हो जाते हैं तो ग्राम सभा का कोरम पूरा हो गया। अगर इतने लोग उपस्थित नहीं होते हैं, कोरम की पूर्ति नहीं होती है, तो अगले बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। इसी का फायदा प्रायः जाने अनजाने में ग्राम प्रधान और सचिव के द्वारा कर लिया जाता है, क्योंकि वो अक्सर ये दिखा देते हैं कि ग्राम सभा की बैठक में बुलाया गया, उसमें कोरम पूरा नहीं हुआ, इसलिए अब कोरम की आवश्यकता नहीं है, दूसरी बैठक में इतने लोग आए, उन्होंने और प्रक्रिया पूरी कर ली गई। तो ग्राम सभा की बैठक का ये कोरम हो गया। तो कोरम कितना है? 1/5। ये कहाँ उल्लेख है? इसका उल्लेख स्पष्ट 11(2) में मिलता है कोरम के बारे में। दूसरा, बैठक बुलाने की प्रक्रिया 15 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी, नियम 32 कहता है। क्या क्या कार्य किए जाएंगे इसकी सूचना नियम 34 कहता है। उसके बाद आता है बैठक की अध्यक्षता। तो जाहिर सी बात है कि बैठक की अध्यक्षता आप सभी इस बात से परिचित है कि प्रधान करेगा। मान लीजिए किसी कारण प्रधान उपस्थित नहीं हो पाता है तो वह किसी सदस्य को, ग्राम पंचायत के सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए कह सकता है लिखित रूप में। अगर मान लीजिए किसी कारणवश उसने किसी को अध्यक्षता करने के लिए नामित नहीं किया है तो एडीओ पंचायत किसी सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है, नामित कर सकता है। अगर मान लीजिए कि एडीओ पंचायत भी नहीं नामित कर पाता
तब क्या होगा कि ग्राम सभा की बैठक में लोग अपने बीच में से किसी सदस्य को अध्यक्षता करने के लिए चुन लेंगे। तो यह है अध्यक्षता के बारे में चर्चा। अब ग्राम सभा के बैठक में कार्रवाई क्या होगी? तो ग्राम सभा के बैठक में कार्रवाई के बारे में उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली के नियम 35 में स्पष्ट क्या कहा गया है कि पिछले बैठक की कार्रवाई पढ़कर सुनाई जाएगी। ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा पुष्ट किए जाने के बाद प्रधान उस पर हस्ताक्षर करेगा। पिछले 6 माह का हिसाब किताब प्रस्तुत किया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। इसके पश्चात अन्य विषयों पर विचार किया जाएगा अगर कोई हो तो, और एजेंडा के अनुसार ग्राम सभा की बैठक का संचालन प्रधान के अध्यक्षता में देखरेख में सचिव के द्वारा संपन्न किया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि जब बैठक होगी तो बैठक की कार्रवाई भी लिखी जाएगी। तो कार्रवाई किस पे लिखी जाएगी? तो इसके लिए अलग से प्रारूप पत्र 8 है। कहाँ उल्लेख मिलता है? नियम 36 में उल्लेख मिलता है कि ग्राम सभा की बैठक की कार्रवाई प्रारूप पत्र 8 पे लिखी जाएगी। दूसरा, नियम 36 में ही इस बात का भी उल्लेख है कि जो भी बैठक में डिसीजन लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा, उसकी सूचना 7 दिन के अंदर एडीओ पंचायत को दिया जाएगा। तो ये नियम 36 में इसका स्पष्ट उल्लेख है। अब हम आते हैं कि ग्राम सभा किन किन मुद्दों पर ग्राम पंचायत को सिफारिश या सुझाव दे सकता है। तो जाहिर सी बात है, ग्राम पंचायत के खातों के वार्षिक विवरण पर सुझाव दे सकता है, प्रशासन की पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट पर सुझाव दे सकता है, अंतिम लेखा परीक्षा पर कोई टिप्पणी हो तो उस पर सुझाव दे सकता है, विगत वर्ष के विकास कार्यक्रम एवं चालू वर्ष के विकास कार्यों पर सुझाव दे सकता है, ग्राम सभा में सभी वर्गों के बीच भागीदारी बनी रहे इसके लिए सुझाव दे सकता है, ग्राम सभा के भीतर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को प्रमोट करने के लिए सुझाव दे सकता है, अन्य कोई मामला जो कि ग्राम सभा को लगे उस पर काम कर सकता है। इसके अलावा 11.4 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि ग्राम सभा के सुझाव पर ग्राम पंचायत सम्यक रूप से विचार करे। अब आता है कि ग्राम सभा के कार्य क्या है। तो जाहिर सी बात है, अगर देखें तो ग्राम सभा का जो कार्य है, अगर उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार जाएं तो बहुत ही फॉर्मल है। फॉर्मल क्यों है? मात्र 3 कार्यों का उल्लेख है। कौन कौन से कार्य हैं? कि जो ग्राम पंचायत में समुदाय के कल्याण के लिए विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके लिए अंशदान जुटाना और श्रमदान जुटाना। दूसरा यह है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके लिए ग्राम सभा की बैठक करके लाभार्थियों का चयन करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इस प्रक्रिया का पालन हर पंचायतें करने लगें कि लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में होने लगे तो निश्चित तौर पे ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के प्रति लोगों की आस्था बढ़ेगी, लोगों का विश्वास बढ़ेगा और लोग बैठकों में आएंगे। एक समस्या मैं यहाँ पे उल्लेख कर देना चाहता हूँ कि अक्सर जब हम लोग चर्चा करते हैं तो आता है कि ग्राम सभा की बैठक में लोग आते नहीं। तो हमें इस पर भी काम करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग दूसरे वीडियो में ध्यान देंगे। लेकिन अगर ग्राम सभा का जो ये मुख्य कार्य है लाभार्थियों का चयन, अगर इसके लिए वास्तव में ग्राम सभा की बैठक करके और उनका चयन किया जाए लाभार्थियों का, तो हम स्थानीय स्वशासन के स्वरूप को बल प्रदान कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा काम है कि ग्राम पंचायत के जो भी काम है या जो भी ग्राम पंचायत काम करे उसमें सहयोग प्रदान करना। तो ग्राम सभा के यह 3 मुख्य काम है। लेकिन आप ये देखिए कि समय समय पर मनरेगा के अंतर्गत जब वार्षिक कार्य योजना बनेगी तो ग्राम सभा की बैठक आवश्यक होगी।
ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी बनेगी तो ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य होगी। तो जो हम उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में ये देखते हैं कि जो 2 बार सिर्फ ग्राम सभा की बैठक का उल्लेख है, अगर वास्तव में देखें तो ग्राम सभा की बैठक आवश्यकता अनुसार कई बार बुलाई जा रही है। लाभार्थियों की पहचान के लिए अलग से बैठक बुलाई जाए, जीपीडीपी योजना को बनाने के लिए, अप्रूवल देने के लिए, इसी प्रकार से मनरेगा की कार्य योजना बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि ग्राम सभा की बैठक हो रही है। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम में प्रावधान है, उसके अलावा भी हम आवश्यकता अनुसार, जिसको हम कहते हैं विशेष बैठक, बुला रहे हैं। आगे है कि ग्राम सभा के अन्य कार्य क्या हैं। तो अन्य कार्य में अगर आप देखें तो जीपीडीपी योजना के अप्रूवल, जैसा कि मैंने पहले कहा। इसके अलावा मनरेगा के कार्यों का नियमित अनुश्रवण, सोशल ऑडिट हर 6 माह पर कराना, अन्य जिसके लिए राज्य सरकार उसको पावर दे या शक्ति दे। अब आते हैं ग्राम सभा के अनौपचारिक पहलू पे। तो ग्राम सभा का जो अनौपचारिक पहलू है, यानी ग्राम सभा की बैठक हो, तो हमको किन बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहला क्या ध्यान रखना होगा कि प्रधान बैठक करे तो सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें। उसके बाद से प्रधान द्वारा सचिव को आगे के कार्यक्रम संचालन के लिए जिम्मेदारी, सचिव द्वारा प्रधान का आभार व्यक्त करने के बाद कोरम की प्रक्रिया को पूरा करना, अर्थात ये देखना कि ग्राम सभा की बैठक के लिए जो कोरम की आवश्यकता है उतनी पूर्ति हुई है कि नहीं। बैठक के बाद क्या ध्यान में रखना है कि जो भी कार्यवाही हुई है, जो भी ग्राम सभा की बैठक में निर्णय लिया गया है, उसको पढ़ करके सुनाया जाए। किसको सुनाया जाए? जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, और उसके बाद उस पर सबका हस्ताक्षर लिया जाए। ऐसा क्यों किया जाता है? पढ़ के सुनाया क्यों जाता है? कि भाई आज हमने इस ग्राम सभा की बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा की, उसमें क्या निर्णय लिया गया, इससे सभी लोग अवगत हो जाए, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। अब सवाल ये होता है कि ग्राम सभा की बैठक होने से पहले पंचायत की बैठक होनी चाहिए, यानी ग्राम पंचायत की, और ग्राम पंचायत की बैठक होने से पहले समितियों की बैठक होनी चाहिए। क्योंकि अब जब आप नियम 35 देखेंगे तो उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि ग्राम पंचायत की बैठक में उप समितियों के कार्यों को रखा जाए, यानी कि इसका मतलब कि ग्राम पंचायत की समितियों का पहले बैठक हो जाना चाहिए, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी हो, अस्थायी समितियां हों या अन्य समितियां। क्योंकि जब आप 27 अक्टूबर 2017 का शासनादेश देखेंगे स्वास्थ्य विभाग का, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति अपना स्वास्थ्य का प्लान बना करके और किसको देगी? ग्राम सभा को देगी। किस लिए देगी है कि उसमें ग्राम सभा की बैठक में उसको रखा जाए। दूसरा, विद्यालय प्रबंधन समिति अपनी योजना बना करके ग्राम सभा को देगी। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि ग्राम सभा में समावेशी दृष्टिकोण अपनाते हुए और एक ऐसा प्लान बनाया जाए जिसमें सारे पहलुओं को हम कवर करें, सारे पहलुओं पर चर्चा करें। तो आजकल यह भी भारत सरकार का प्रयास है कि ग्राम सभा की बैठक से पहले महिला सभा, बाल सभा, इस प्रकार का आयोजन किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि अगर बाल सभा का आयोजन होता है तो बच्चों के मुद्दे निकलेंगे, महिलाओं की सभा का आयोजन किया जाता है तो महिलाओं के मुद्दे निकलेंगे, और उनको ग्राम सभा में रखा जाए। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये ग्राम सभा के बारे में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में और उसके नियमावली में क्या क्या प्रावधान। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम लोग
वीडियो के अंत में ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच अंतर को समझेंगे, क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि लोग ग्राम सभा की जगह पे ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत की जगह ग्राम सभा का प्रयोग कर लेते हैं। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर क्या है, संक्षेप में समझते हैं। ग्राम सभा एक अस्थायी निकाय है और ग्राम पंचायत एक अस्थायी संस्था है, इंस्टीट्यूशन है। दूसरी बात कि ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए 18 वर्ष की आयु चाहिए। ग्राम पंचायत का सदस्य होने के लिए, निर्वाचित होने के लिए आपको 21 वर्ष की आयु चाहिए। दूसरा, ग्राम सभा निर्णय लेने वाली संस्था है और ग्राम पंचायत उसको क्रियान्वित करने वाली एक कार्यदायी संस्था है। ग्राम सभा जो भी निर्णय लेती है, ग्राम पंचायत उसको क्रियान्वित करती है। ग्राम सभा के सदस्य चुने नहीं जाते, बल्कि 18 वर्ष की उम्र होने पर मतदाता सूची में नाम दर्ज हो जाता है, ग्राम सभा के सदस्य बन जाते हैं। जबकि ग्राम पंचायत के सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। किसके द्वारा? इसी ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा। दूसरा, अगर ग्राम सभा की बैठक को देखें तो ग्राम सभा की बैठक कितना होती है? वर्ष में 2 बार होती है। और ग्राम पंचायत की महीने में 1 बार होती है। ग्राम सभा की बैठक के लिए कोरम कितना होता है? 1/5 होता है। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कोरम कितना होता है? 1/3 होता है। ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाने के लिए कितने सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए? 1/3। और ग्राम सभा की बैठक बुलाने के लिए 1/5। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अंतर समझ में आया होगा। तो दोस्तों, ये रहा ग्राम सभा, और आपको कैसा लगा अपने विचार जरूर रखिएगा।